लेना था या 15% लग गया था, मुझ पे 10% लगता है, तो लोअर रेट सर्टिफिकेट लेना था। एग्जेम्प्ट इनकम का सर्टिफिकेट लेना था या लोअर इनकम टैक्स रेट का सर्टिफिकेट लेना था, लेकिन कमिश्नर ने आपको नहीं दिया, तो उसके फैसले के खिलाफ किसके पास जाओगे? चीफ कमिश्नर। किन सूरतों में? सिर्फ इन दो सूरतों में। किन सूरतों में? सिर्फ दो सूरतों में, कि जहां पे आपने इनकम एग्जाम्प्ट थी उसका सर्टिफिकेट लेना था या फिर आपने लोअर रेट लगवाना था। इसकी पहली दो लाइंस पढ़े। द चीफ कमिश्नर में आइदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन बाय द टैक्स पेयर फॉर द रिवीजन कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू इशू ऑफ एन एग्जेम्पशन और लो रेट सर्टिफिकेट। यानी कि ये जो सेक्शन है ये सिर्फ इन दो बातों के लिए है, वो और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, आगे जी, पावर्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। इसे भी इग्नोर करें। नीचे आए अग्रीड असेसमेंट, इस वाले को जरा इग्नोर करें। पावर्स ऑफ टैक्स अथॉरिटी टू मॉडिफाई ऑर्डर्स, अग्रीड असेसमेंट पे आए। ये जी हमारा लास्ट है असेसमेंट के अंदर। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अभी तक हमने जितना बड़ा इंटरेस्टिंग है ना सारा मजेदार है। देखें कितने कैसे केसेस चलेंगे आगे, ठीक है, कितने दिनों में कहाँ तक जाना है और क्या क्या काम करना है। बस आपको सुनने की हद तक अगर याद रह गया ना तो इंशाल्लाह पेपर में भी याद रह जाएगा। ये मैं इसलिए क्लास में थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ कि ताकि आपको आपके ज़हनों में बैठ जाए एक चीज़, तो इन केस खुदा ना खास्ता कुछ आपके ज़हन में बच जाए तो आपको नंबर मिल जाए क्योंकि अक्सर आप लोगों ने बुला देना है। ठीक है, हाँ, अभी इसका जो मैंने 5A लिखा है ना, इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैंने कल आपको सवाल भेजा था, अगर आपको याद हो। किसी ने पढ़ा घर जाके? मैंने व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन भेजा था, ठीक है, पढ़ा था, सॉल्यूशन भी नहीं पढ़ा। अच्छा, पढ़ भेज दिया, पढ़ तो लेना था है। स्क्रीन इतनी मुश्किलों से मैंने क्वेश्चन ढूंढा, क्वेश्चन ढूंढ के मैंने क्वेश्चन भेजा, फिर उसका नीचे सॉल्यूशन भेजा, नीचे लिखा भी कि इसे सॉल्व कर लेना, फिर भी नहीं किया। लिखा हुआ था सॉल्व, हाँ, कोई हाल नहीं। अच्छा सुने जरा, शो कॉज नोटिस इशू हो गया, शो कॉज नोटिस इशू हो गया। अब शो कॉज नोटिस के बाद टैक्स पेयर ने ऑब्वियसली जवाब तो देना होता है ना, टैक्स पेयर ने रिप्लाई करना है। ये सेक्शन अब यहां लगेगा। शो कॉज नोटिस इशू हो गया, अब टैक्स पेयर ने जवाब दिया। अग्रीड असेसमेंट बेसिकली एक तरह से कहते हैं मुकमुका करने को, ठीक है, मुकमुका करने। कैसे? आगे चलते हैं। वेयर अ टैक्स पेयर इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 122, ये किस नोटिस की बात कर रहा है? इस इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस, शो कॉज नोटिस के जवाब में जो टैक्स पेयर है वो जवाब दे, ही में फाइल ऑर्डर फॉर सेटलमेंट। वो कहता है यार कुछ सेटलमेंट कर लो मेरे साथ, सेटलमेंट कर लो, ठीक है, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म बिफोर द असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी को कहता है कि यार मेरे साथ कोई ना कोई सेटलमेंट कर ली जाए। Here in refer to as committee in addition to filing the reply to commissioner। कमिश्नर को जो जवाब देना है शो कॉज का वो तो देना ही देना है, उसके अलावा उसके साथ साथ वो एक ओवरसाइट कमेटी को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन देता है कि भाई मेरे साथ कोई सेटलमेंट कर ले। आगे चले, कमेटी क्या करती है? एग्जामिन करती है उस कॉल को, रिकॉर्ड को, और उस बंदे की बात सुनने के बाद फैसला करती है कि वो एक्सेप्ट करेगी, मॉडिफाई करेगी द ऑफर ऑफ टैक्स पेयर थ्रू कंसेसिस एंड कम्युनिकेटेड डिसीजन टू द टैक्स पेयर, कि भाई हमने ये आपका केस लेना भी है सेटलमेंट के लिए या नहीं लेना, और अपना फैसला उसको सुना देती है।
और अगर केस ले लिया है तो उसका भी फैसला उसे सुना देती है। वेयर द टैक्स पेयर इज सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ कमेटी। अब अगर कमेटी का जो फैसला है उसे टैक्स पेयर सेटिस्फाई हो गया, मान गया, कहते ठीक है जो आपका फैसला सर आंखों कबूल, ठीक है। द टैक्स पेयर शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग एनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। कमेटी का फैसला मान लिया और कमेटी ने जो टैक्स कहा वो जमा करा दिया, साथ में डिफॉल्ट सरचार्ज भी। कमिश्नर शैल अमेंड द असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द कमेटी। ये जो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर है, कमिश्नर इसको अमेंड कर देगा जैसा कि कमेटी ने कहा। टैक्स पेयर शैल वेव द राइट टू प्रेफर द अपील। अब जब उसने फैसला मान लिया कमेटी का तो फिर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं करेगा, अपना राइट खो देगा, वेव कर देगा अपना राइट। नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी अंडरटेकिंग, कोई और फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी until unless the taxpayer has not deposited by the taxpayer। अगर तो उसने टैक्स ने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ के अगेंस्ट के मुताबिक उसने टैक्स जमा ना कराया तो तब तक कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। ये वाली बात तो वो थी अगर उसने फैसला मान लिया, ठीक है। देखें अगर कमेटी का फैसला मान लिया तो क्या होगा, टैक्स पे टैक्स जमा कराएगा, डिफॉल्ट सरचार्ज जमा कराएगा, अगर कोई पेनल्टी है तो वो जमा कराएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो कमिश्नर है वो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड करेगा किसके मुताबिक, कमेटी के फैसले के मुताबिक। तीसरा पॉइंट, अपील का राइट वेव ऑफ कर देगा। चौथा पॉइंट, और कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगी अनटिल अनलेस टैक्स पेयर टैक्स जमा ना करवाए। ये सारे काम तब होंगे जब टैक्स पेयर सेटिस्फाई कर दे कमेटी के डिसीजन से। हाँ, टैक्स पेयर सेटिस्फाई ना हो कमेटी के डिसीजन से तो आप वापस इसके ऊपर आ जाए, जो ओरिजिनल अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर चाह रहा। कमिश्नर को केस वापस चला जाएगा, वो कहेगा खेलो जैसे पहले खेल रहे थे। वेयर द कमेटी हैज नॉट बीन एबल टू अराइव एट ए कंसेंसस, कमेटी से फैसला ही नहीं हुआ, ठीक है, उनमें आपस में इख्तिलाफ हो गया। और वेयर द टैक्स पेयर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ कमेटी, या फिर वो सेटिस्फाई नहीं था। द केस शैल बी रेफर्ड बैक टू द कमिश्नर फॉर द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई ऑफ द टैक्स पेयर इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस, जो कि ये नोटिस के जवाब में उसने रिप्लाई किया था ना, उसकी बेस में कमिश्नर को वापस हो जाएगा केस। कमेटी में कौन कौन होगा, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एंड एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है, सारे अपने ही रिश्तेदार हैं, ठीक है। चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केसेस involving concealment of income or where interpretation of the question of law is involved having effect on other cases। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन दोनों केसेस जो इन दोनों बातों के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर कंसीलमेंट ऑफ इनकम का केस है या यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए जो केस रेफर होता है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होता है, इसलिए वो कमेटी इसको नहीं कर सकती, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप करें, हमने सबसे पहले पढ़ा नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर। नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर रिटर्न जमा कराने को नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं। नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर अगर नहीं की तो किसी बंदे की क्या हो सकती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। वो 4 लोग ऐसे हैं जिनकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। इसके बाद ऑडिट हो सकता है, शोकॉज नोटिस होगा, शोकॉज नोटिस के बाद अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू होगा। शोकॉज नोटिस के 180 दिन जमा 90 दिन के अंदर अंदर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू किया जाएगा। शोकॉज नोटिस के जवाब में टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है, एक तो इसका जवाब देगा पहली बात, दूसरा उसके बाद ये भी ऑप्शन है कि सेक्शन 122D के तहत एग्रीड असेसमेंट के ऊपर चला जाए। इन दोनों कामों को करने से पहले अगर कोई एसेट पकड़ा जाए, इंपाउंड कर लिया जाए या ऑफशोर एसेट का पता चला जाए तो फिर प्रोविजनल असेसमेंट होती है उस बंदे की, ठीक है। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है कमिश्नर, लेकिन वो सिचुएशन बताई हुई है कि अगर उसने अपील कर दी है या अपील का राइट है अभी उसके पास, तब तक वो इसकी रिवीजन नहीं कर सकता। और अगर
केस है लो रेट का सर्टिफिकेट लेने का या इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट लेने का, तो फिर वो केस रेफर किसको होगा? चीफ कमिश्नर के पास जाएगा। आपको जो मैंने कल क्वेश्चन भेजा था, आज अभी दूसरी क्लास तो नहीं ना है? आप लोगों की दूसरी क्लास है? आपको जो कल क्वेश्चन भेजा था वो निकालें जरा। यार अब देखे ना, ये मैंने आपसे घर से पढ़ने को कहा था, पढ़ा नहीं आप लोगों ने। स्टार गारमेंट्स लिमिटेड हैज फाइल्ड इट्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2015 ऑन 30 सितंबर 2015। ऑन 25 फरवरी द कमिश्नर of income tax on the basis of definite information issued a notice under section 122(5) for the audit of the books of the accounts to SGL for the audit of the books of the accounts for the tax year 2015. The accountant informed the chief executive officer that tax audit for the tax year 2015 had already been conducted in 2019 and amended ascended order under section 122(5) was issued by the commissioner on 24 फरवरी। एक्सप्लेन द टर्म डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, ये मैंने आपको कल बताया था ना कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन एक दफा उसने पूछी हुई है, तो ये वहाँ पे आपने ये बताना है। दूसरा, डिस्कस वेदर द कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू मेक फर्दर अमेंडमेंट इन द अमेंडेड ऑर्डर इशूड ऑन 24 फरवरी 2020, क्या वो उसके अंदर अमेंडेड कर सकता है कि नहीं कर सकता। सोल्यूशन के ऊपर अगर आप आए, सॉल्यूशन को आपने खुद से पढ़ना है। मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि एक तो होता है ऑडिट और एक होता है डेफिनेट इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको शो कॉज नोटिस करना, नोटिस इशू करना। तो यहाँ पे आपने ये जरूर देखना है कि जहाँ वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है वहाँ डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो दो चीज़ें देखता है कि कोई इरोनियस गलती तो नहीं है और साथ में वो प्रेजुडिशनल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू तो नहीं है। तो ये चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी है। आप जब इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि उसने इस बात का जिक्र किया, ठीक है, सिंपल ऑडिट का नहीं किया, उसने इस बात का भी जिक्र किया। तो ये देखना ज़रूरी होता है कि वो इस वाले प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है या वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन के थ्रू जो शो कॉज नोटिस जा रहा है उसके बारे में पूछ। तो ये क्वेश्चन को आपने लाजमी देखना है घर जाके, ठीक है। और इसके अंदर ये फर्दर अमेंडमेंट का भी लिखा हुआ है, वो जो 5 साल वाला और 1 साल वाला लिखा हुआ। ले जी, कल इंशाल्लाह हम रॉयल्टी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और मेरा दिल है कि कल अपील्स को मैं सिर्फ कल ही डिस्कस करूं।